Namaste. Myself Pranjal Das. I'm an engineer. So the discussion topic for today is on various issues like Afghanistan, then the history of Afghanistan, like from the medieval times, or considering the contemporary issues. So today our research person is Sriman Rajneesh Kumar. He's a teacher by profession. He's a former Indian Air Force officer. So welcome, sir. यस धन्यवाद। मैं रजनीश कुमार, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, और मैं अपनी जो पॉलिटिक्स की जो मेन पॉलिसी है, सर्वप्रथम सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं दो बातें। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल आज समय की जरूरत है। 91 में हम 81 करोड़ थे, आज हम 140 करोड़ है। 50 करोड़ बच्चे हमने पैदा किए। We have made a two country like USA, America. How will survive? अब समाने के लिए जगह नहीं बचा है धरती पर। भारतवर्ष में सब लोग शपथ ले देश की स्वतंत्रता आंदोलन की तरह कम बच्चे पैदा करें, मेरा आग्रह है सब लोगों से, और इस पर ध्यान। दूसरा मैं एक कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए स्कूल खुल रही है। 9th-10th के बच्चों के स्कूल खुलने की क्या जरूरत है बिना वैक्सीनेशन के? आप सब इस बात पर सोचें। सरकार से अनुरोध करें कि 9th-10th तक के बच्चों को बिना वैक्सीनेशन स्कूल नहीं जाए, क्योंकि कहा ही जा रहा है डेल्टा वेरिएंट आ रहा है। डेल्टा वेरिएंट बच्चों पे लेथल इफेक्ट डालेगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। हम लोग 2 बार महसूस कर चुके हैं, फिर हम क्या करें? तो इस बात पर आप ध्यान दें। मैं गांव के लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। 11th-12th पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 9th-10th के बच्चे स्कूल एकदम नहीं जाए, इसलिए आप सरकार से अनुरोध करें। और अब हम बहस शुरू करेंगे जो हमारा आज का पॉलिटिकल टॉपिक है। Okay, so coming to our first question regarding this Afghanistan issue. So what actually happened in Afghanistan? Like we have heard lots of news regarding like bomb blast in the recent times. Today itself, even like then US drone strike. So from the strategic point of view, like as you have been in the defense sector, so what is your point? What really happened in Afghanistan? देखिए, स्थिति तो अफगानिस्तान में इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है अभी कि कल श्रीमान राजनाथ सिंह डिफेंस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में भाषण दे रहे थे। वहाँ फौज के नेशन बिल्डर्स जो बड़े बड़े युद्ध रणनीतिज्ञ हैं उनकी को पढ़ाया जो है परसेप्शन है, ये बात इस डायनामिक्स चेंज, और ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। बट इंडिया हैज ट्यून्ड इटसेल्फ एंड इट इज आल्सो डायनामिकली चेंजिंग इट्स बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आज जो प्लेयर रिलेवेंट लग रहा है, कल वो प्लेयर इरिलेवेंट हो जाए, और निकल रहा था लेकिन अटैक कर ISIS से लड़ाई लड़ रहा था। ISIS यहाँ चाह रही है कि लड़ाई खत्म नहीं हो, जिससे कि रूस यहाँ उलझ जाए। तो सारे एक दूसरे को शतरंज की चाल की तरफ फंसा है। जहां तक भारत की स्थिति है, मैं पहले भी एपिसोड में कहा हूं, ये लोग चाह रहे थे भारत फंसे, लेकिन भारत इस गेम में फंसा नहीं। भारत चालाकी से वेट एंड वॉच कर रहा है, निकल रहा है। भारत ने $2 बिलियन लगाए, किस बात में लगाए? भारत वहाँ पार्लियामेंट बनाएंगे, दान ही तो दिया है। स्कूल चलाए, स्कूल खोल के भारत को पैसे तो कमाने नहीं थे, हॉस्पिटल बनाए, तो वहाँ के लोगों की जरूरत है। कहेंगे तो हम स्कूल चलाएंगे, नहीं कहेंगे तो हम बंद कर देंगे, कहेंगे हॉस्पिटल चलाएं तो चलाएंगे। तो भारत के लिए कुछ लॉस है नहीं, लेकिन भारत जो अभी फंसा नहीं है, यह भारत की विदेश नीति, मतलब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो क्वाड के माने रूस, चीन, अमेरिका, तालिबान सभी वहां फंस चुके हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड भारत अभी तक नहीं फंसा। यही मुझे दिख रहा, और इस पर बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं। इससे ज्यादा वो भी नहीं था, मतलब मेरे दिमाग के बस के बाहर थोड़ा लगा। Okay, so in this regard, like our
as external minister, as Shankar said, that we have not invested, we have helped. हेल्प राइट, वी हैव हेल्प। So बिना मतलब yes, कह रहे भारत का बिलियन डूब रहा है, क्या yes. में डूब रहा है? हमने सहायता की थी, स्कूल बना दी, चले नहीं चले उनके घाटा, हमारा क्या जा रहा है? Yes. हमने कोई बिजनेस लगाया, चीन को बिजनेस करना, वहां जाके लिथियम निकालना है, उसको लुटेरा का काम उसको करना है, हमें तो करना ही नहीं था, हमारा क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। Okay, so one recent development, like yesterday at the UNSC, okay, this like United Nations Security Council, but UNSC has almost rejected to uh, call Taliban as a terrorist group. Okay, it was a very complex situation between ISIS-K, this jo Khorasan ISIS Khorasan group and this Taliban. Yes. So if Taliban like is definitely a terrorist group, okay, but if UNSC fails to, yes, but if UNSC fails to, yes, but if UNSC fails to recognize it, okay, if UNSC needs to compromise it, if UNSC needs to choose between Taliban and ISIS-K, like to to control the ISIS-K, if UNSC is supposed to take the help of Taliban, okay, so don't you think that it's not boding well for the whole world? See, this question is very correct and relevant. UNSC जो अपने में तालिबान से जो टेरर टैग हटाने की कोशिश की, यह एक तरह से तालिबानियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट क्योंकि साफ साफ स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह कंडीशनल है, अगर वह चाहते हैं तो वह डेमोक्रेटिक तरह से आए, मतलब ये जो एक संविधान बनाए, क्योंकि वहां पे तालिबान है 50% या 45% उनकी पॉपुलेशन है पख्तून, बगल में ताजिक है पंजशीर में जो तजाकिस्तान के मूल लोगों से, उधर उज्बेक लोग हैं जो उज्बेकिस्तान से सटे हुए हैं, हजारा हैं, ईरान के लोग हैं, तो ये सब लोगों को चलने के लिए हम लोकतंत्र जानते हैं, भारतवर्ष में देख रहे हैं जिनकी आबादी 10% भी है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए दलित आबादी 14% थी, मायावती 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बनी। बिहार में आप देखिए 14% यादव है, 15 साल तक लालू जी चीफ मिनिस्टर बने और उनकी पार्टी रही है, हमारी पार्टी। तो अब तालिबान को एक मैसेज है कि आपकी पॉपुलेशन 45%, तो आपको डर किस बात का? आप एक संविधान बनाइए और उस संविधान में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके हिसाब से कोर्ट बनाइए, जो कोर्ट संविधान का रक्षक हो, और चुनाव कराइए, लोकतंत्र के हिसाब से सरकार चलाइए जिसमें उज्बेक भी शामिल हो, ताजिक लोग भी शामिल हो, हजारा लोग भी शामिल हो, सबका वेलफेयर हो, किसी का मनमाना नहीं हो। अगर इन शर्तों पर तालिबान सरकार बनाने के लिए तैयार होती है तो उसको यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूएनएससी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मनमर्जी करने से रोकेगा डेमोक्रेसी, कोर्ट बैठ जाएगा वहां पर। अभी इनको जब मन में आता है किसी की वाइफ को उठा के ले जाते, हस्बैंड को मार देते हैं कुछ कह के, और उसकी बीवी को उसके सामने शादी कर लेते हैं, जिसका घर लूट लेते हैं, महिलाओं को घर में बंद करना है। तो जब संविधान बना देंगे तो ये सब इनकी चलेगी नहीं। लेडीज जब पढ़ेगी, लेडीज भी होशियार होगी, जैसे भारत में मिलिट्री में कर्नल से ऊपर का अफसर बन रही है, हवाई जहाज उड़ा रहे, फिर इनकी दादागिरी वहां चलेगी नहीं। तो यह इसलिए तैयार नहीं होना चाहते, इनको दोनों चीज नहीं मिलने वाली। ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म करे और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके हिसाब से चले, क्योंकि ये इस्लाम का नाम भी कहते हैं। हम लोग भी इस्लाम को पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े, थोड़ा मोड़ा, एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट। 2 चीजें इस्लाम में, एक कुरान शरीफ है जिसे नाम ही में शरीफ लगा, जिसे आसमानी किताब कहा गया, कुछ इज स्पीच ऑफ द प्रोफेट, द पैगंबर मोहम्मद साहब। तो उसके हिसाब से चलना नहीं चाहते, ये हदीस लाना चाहते। हदीस अरेबिक ट्रेडिशन, तो अरेबिक ट्रेडिशन अरब के लोगों के लिए हो सकता है, वो भी अपने आप को बदल रहे। जो मॉडर्न, वो हदीस को अल्टर किया जा सकता है, उसको टाइम के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं।
तो आप कुरान की मूल भावना को रखिए, लेकिन जो हदीस के रूल्स हैं जो अभी टाइम में आउटडेटेड है, अगर उसको तालिबान लगाना चाहते उसको विश्व जनमत, तुरंत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तालिबान को एक अपने लीडरशिप तैयार नहीं हो पाएगी। कुछ दिन आप देख लीजिए, तुरंत ताजिक लोग, जो तजाकिस्तान बगल में बैठा उसको रूस रोक के रखे हुए, जैसे ही उसके 2-4 आदमी मरेंगे पंजशीर में, रूस का कंट्रोल फेल हो जाएगा। तजाकिस्तान के लोग तुरंत, तजाकिस्तान अपने ताजिक लोगों को पंजशीर में मदद करेगी, उधर से उज्बेकिस्तान से उज्बेक लोगों को मदद आएगी, ईरान घुसेगा, वो पुराना हाल हो जाएगा। 40% जगह पर इनका कंट्रोल होगा, 60% जगह पर दूसरे लोग होंगे, मारकाट करेंगे। लेकिन जो तालिबानियों का आदत है, पख्तूनों का, मुझे पूरा लग रहा है कि संविधान के लिए तैयार नहीं होंगे, ये मारकाट ही करेंगे, क्योंकि रूल बनेगा तो इनको काम करना पड़ेगा। ये आलसी मक्कार लोग हैं, ये दिन रात बैठे रखना चाहते हैं। कोई इनको खाली बंदूक लेकर घूमने आता है। भारत में ऐसे लोगों को डकैत हम कहते हैं। 2 साल 4 साल लोग मेहनत करने वाले लोग कमाए, जाके लूट के ले आओ। आप देखो ना फोटो, हर जगह तो उजाड़ निर्जन वन है, पहाड़ है। एक खेत तो ट्रैक्टर चलाते देखा, कहीं खेती होते देखा? एक भी फोटो मिला अभी तक? ये करेंगे हीरोइन का, अफीम का खेती, चरसी नशेरी का काम करेंगे, पूरी दुनिया में वो फैलाएंगे। मेहनत का काम इनसे नहीं होने वाला। अब रूस पर है और चीन पर है, दुनिया इनकी दम देखेगी। ये वहां चुनाव कराए, एक संविधान तैयार करें। पाकिस्तान तो संविधान बना ही नहीं पाता, अफगानी बनाएंगे, ये लड़ेंगे, डाकुओं का दल, और कुछ नहीं होने वाला। भारत चुपचाप निकल गया। लेट अस सी, वेट एंड वॉच। Okay, so coming to our next question, this Mahmud of Ghazni, like who invaded India, I think he invaded the Somnath temple 17 times. नहीं, टेंपल को नहीं 17 टाइम, माने he invaded India 17 इधर। Yes. हाँ ठीक है, So like as we have studied in our history books, so uh, he was from the Ghazni. It's a name of the town actually. Ghazni is not actually the name of the person. Actually, Mahmud is the title. He was the Mahmud of Ghazni. That's why she was called Mahmud Ghazni. So from that time until now, so what is sense, or like what is the correlation you want to draw? Yes, this is very relevant questions. आप ये देख लो, ये जो महमूद गजनवी, जिसने भारत को 17 बार लूटा, यहाँ देखिए, ये शुरू से है। ये जो अफगानिस्तान की जो उजाड़ निर्जन पहाड़ियां हैं, सारे मध्य एशिया के लुटेरों डकैतों का अड्डा रहा। वह इस्लाम के नाम पर लोगों को एकत्र करता था और भारत में आकर के, भारत में धन संपत्ति करके मंदिरों को लूटता था। जैसे कभी मथुरा के मंदिर को लूटेगा, लाखों के दल आते थे, टिड्डी दल की तरह। फिर 2 साल 3 साल का गैप रख देता था, फिर मंदिर में धन जमा हो, फिर उसको लूट करके लेकर के जाते थे। कभी भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट के सामने इन लड़ने की, मैं आज भी कहता हूं, मैंने पठानों को देखा है, अफगानों को, इनमें जमी जमाई लड़ने की क्षमता आज भी नहीं है। वो सॉफ्ट टारगेट को अटैक करते हैं। जहां तक सोमनाथ के हमला की बात कही जाती है, उसमें भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। एक घुसा था, पहले ही मोर्चे पर सुहा बापा ने इसको रोका। 80 लोग थे, फर्स्ट आउटपोस्ट कह सकते इंडिया का। सब लोग एक एक करके मर गए, लेकिन गजनी को फ्री रास्ता नहीं दिया। उसके बाद राजस्थान उस समय सपाद लक्ष्य कहलाता था, धर्म सिंह राजा थे। दिन भर की लड़ाई हुई, महमूद गजनी को करारी हार हुई जब वो सोमनाथ लूटने चला था राजस्थान में। इसने हाथ पांव पकड़ के धर्म सिंह से संधि कर लिया शर्त पर कि यह लौट के गजनी जा रहा है। सारे राजपूत राजा जो चले गए, रात में सो रहे थे, भूखे से रात में हमला कर दिया और सारे सोए हुए सैनिकों को मार दिया। आप देख रहे हैं। इसके बाद यह गुजरात की तरफ राजस्थान से घुसा था। गुजरात में भी जब सोमनाथ मंदिर पे लड़ाई हो रही, शाम होने वाला था, ऑलमोस्ट एक गजनी लड़ाई हार चुका था। लास्ट मोमेंट में एक भारत में ये एक अद्भुत था, ये जो आजकल भी नहीं, जो अघोरी कहते हैं जिसको, उसके आशीर्वाद से जो द्वारिका द्वार, माने बहुत सारे गेट होते हैं, द्वारिका द्वार की जो रक्षा कर रहा था सेनापति,
वो जो मेन कमांडर थे हमारे गुजरात के, वो थे बानवली भीम। तो ये अघोरी के आशीर्वाद से उनको लड़का हुआ था। उसने धोखे से द्वारका द्वार का चाबी ले लिया उस कमांडर से, जो द्वारका द्वार देख रहे थे, और खोल दिया गेट। मंदिर के अंदर से ये लोग घुस गए, जिससे इनकी जीत हुई। एक भी इतिहास में ऐसी उदाहरण नहीं है कि जमी जमाई लड़ाई में इन्होंने हरा दिया। वो भी गुजरात में, पूरा गुजरात नहीं लड़ रहा था, 2-3 आप कह सकते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट लड़ रहे थे। और उसी समय तमिलनाडु का चोल राजा 1 लाख फोर्स लेके बंगाल पे हमला करने जा रहा था। तो ये लुटेरा था, गजनवी एक डकैत था। फिर मैं उसके बाद आता हूँ, अब्दाली को कहते हैं। अब्दाली ने 9 बार भारत को लूटा। उस समय तो मुसलमान ही शासक थे भारत में, कौन सा हिंदू शासक था। लेकिन वह आता था, वर्षों से जो बर्बरता का प्रैक्टिस किए हुए रहता था, एक एक आदमी को काट देता। हिंदुओं के लिए जब दिल्ली में आया था पहली बार, जब सिहाब था वहां पर, तो कहा कि हिंदू तिलक लगा के निकले, लोगों की धन संपत्ति ले जाएगी, किसी को मारा नहीं जाएगा। और जैसे ही लोग निकले, उसने विजन किया गया, एक एक करके सबको मारा। हजारों लेडीज यमुना नदी में समा के शांति पाई। सबका सोना चांदी पीतल लोड करके वो ले जाता था। लेकिन मराठे दक्षिण में थे, पानीपत में आ गए। अब्दाली लड़ना नहीं चाह रहा था डर के, लेकिन उत्तर भारत में शुजा-उद-दौला अवध का नवाब और नजीब खान रुहेला उसके साथ हो लिए, इसलिए अब्दाली लड़ा। पानीपत की लड़ाई के हम दूसरे दिन बात करेंगे, उसमें भी भाई लक जीता। लेकिन जीतने के बाद भी मैं कह रहा हूँ 2 इंसिडेंट है जो आपको बता देगा कि भारत की आत्मा कितनी जागृत थी स्वतंत्रता के लिए। मैं इसको अब्दाली की जीत नहीं मानता हूँ। पहला उदाहरण दे रहा हूँ, मराठा कमांडर तोपची इब्राहिम गादी को पकड़ लिया गया। अब्दाली ने पूछा क्या करोगे तुमको अगर मैं छोड़ दूं तो? गादी का जवाब था, मैं फिर मराठों की पलटन बनाऊंगा और इसी पानीपत में उन अरमानों को निकालूंगा जो आज निकाल नहीं पाया। यानी आप विदेशियों का, इस अफगान दरिंदों का नामो निशान भारत की धरती से मिटा दिया। अब्दाली को सुन के रहा नहीं गया, और इस बात का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह लड़ाई जीता और मराठे हार गए। उसके बाद मराठों के पास अपना दूत भेजा संधि के, जीतने वाला हारने वाला दूत भेजा, जीतने वाला भेजा। और मराठों को कहा खाली मुझे पंजाब दे दे, बाकी हिंदुस्तान मराठे रख ले, हमें मतलब नहीं है। तभी ऐसा हुआ। और मराठों का जवाब सुन लीजिए। मराठे ने कहा अब्दाली को जाके कह दो, हम ऐसे पानीपत से डरते नहीं है, हम अगले साल ही फिर पानीपत में लड़ने आ जाएंगे। भारत का विभाजन कभी न हुआ न होगा। आज मुझे आश्चर्य लगता है ये पाकिस्तान कैसे है। मैं तो आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। पाकिस्तान को एक दिन भारतवर्ष में मिलना है। और अब्दाली पंजाब में आधा पंजाब सतलज की उस पार ही रहा, और उसमें भी ठीक अगले साल जब लूटने आया तो पंजाब के सपूतों सिखों ने जमी जमाई लड़ाई में अब्दाली को बुरी तरह हराया। रात में किसी तरह झेलम नदी पार कर पाया, और उसका जो शान था जमजम तोप, उसको छीन लिया। उसका बेटा तैमूर लाहौर से मार खा के गया, बाद में शाहजहां। तो ये अफगानों का मैं कहता हूँ। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज इनको 100 साल दबोच के रखा अंग्रेजों ने। मेन लुटेरे अंग्रेज का लोग कहता है अफगानिस्तान प्रथम। अफगानिस्तान को रखने कौन गया भाई? वो तो बाहर निर्जन वन है। चोर डकैतों को राज करने कौन जाएगा? अंग्रेज इनको दर्रा कभी नहीं क्रॉस करने दिए। जो दर्रा एक खैबर है, वहां पे पेट्रोलिंग थी, ब्रिटिश कभी कंट्रोल नहीं करने दिया। और अंग्रेज को अफगानिस्तान में मतलब ही नहीं था। तो इनको कोई कंट्रोल करना, इसको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। आप, मैं कह रहा हूँ अफगानों का कैरेक्टर, 40 रुपया दे के किसी की मर्डर करा सकते। आज तालिबान की सरकार बनेगी, पाकिस्तान पैसा लगाए। आज तक अमेरिका का पैसा ऐठ करके मौज लिया, रूस पैसा दे, पैसा नहीं होगा ये फिर वही करेंगे। भारत लाख रुपया खर्च करके उसी तालिबानी को पाकिस्तान में आग लगाने के लिए भेज। So in this regard, sir, I want to add one point, like जो इंडो अफगान वॉर हुआ था, या फिर लाइक जो ब्रिटिश ने जो अफगानिस्तान में जो एरिया एनेक्स किया था, आई थिंक द रीजन वाज टू अवॉइड
even like they were also like very insecure about rise of Napoleon Bonaparte. आपकी आवाज कट रही है, दोबारा पूछे। So okay, so जो ब्रिटिश ने जो अफगानिस्तान में जो एरिया एनेक्स किया था, ठीक है, so I think the sole idea was to protect this northwest border so that Napoleon Bonaparte can't come to India. Okay, so actually British was also insecure about this, about the rise of Napoleon Bonaparte. इसलिए सर वो लोग ने सर अफगानिस्तान में उसको जो बॉर्डर है ना सर, उसको थोड़ा उस पर थोड़ा खर्चा किया कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट वाला बॉर्डर थोड़ा स्ट्रांग हो, ताकि सेंट्रल एशिया से कोई ऐसा दूसरा अटैक ना हो। नेपोलियन बोनापार्ट ऐसे भी भारत आ नहीं रहा था, उसने नेपोलियन बोनापार्ट का हल्ला खड़ा किया अंग्रेजों ने, जिससे कि भारत के सभी लोग साथ दे। उसका मेन एम था, बाद में लॉर्ड कर्जन ने भी अपना पॉलिसी दिया है कि भारत की सुरक्षा के लिए इस दर्रों का शुरू से जस्सा सिंह अहलूवालिया, सरदार सिख सरदार गोविंद सिंह जी महाराज, हरि सिंह नलवा, महाराजा रंजीत सिंह, सब दिन से है। और हमारा कॉन्सेप्ट है आज भी, जब तक हम उन दर्रों को बंद नहीं करेंगे जिससे लुटेरे गजनी महमूद गोरी घुसते रहे भारत में, तो अंग्रेज भी वही पॉलिसी पर चला। अफगान वार का मेन एम यही था कि इन दर्रों को बंद रखा जाए, जिससे कि ये लुटेरे भारत में घुस करके भारत के शांति को भंग नहीं करे। ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान वाज द नेवर द पॉलिटिकल और मिलिट्री एम ऑफ एनी अफगान वार। और पहला अफगान वार में आप देखिए, एक ऑकलैंड ने लड़ा था, उसका एजेंडा ही था, ऑकलैंड या एलन बडो आई थिंक लड़े थे। उसमें गजनी ने सोमनाथ मंदिर का जो फाटक ले गया था, उस फाटक को फोर्स में तो मैक्सिमम उसमें बिहार बंगाल के हिंदू फोर्स थे और ये सिख थे। उस उतने प्राचीन काल में जो सोमनाथ मंदिर के फाटक को लूट के ले गया था, हिंदू भारतवर्ष भूला नहीं, उसको उठा के ले आया उस फाटक को, सोमनाथ मंदिर। ये अफगानों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। जो पृथ्वीराज के साथ हुआ, महमूद गोरी ने किया, गजनवी ने किया, तो मेन एम यही था। अफगानिस्तान का ऑक्यूपेशन कभी नहीं था, ये तो झूठ बात है। कभी कोई मतलब ही नहीं था उसको। उजाड़ निर्जन पहाड़ी में जाके कौन क्या करेगा। So coming towards the ending, so now experts comment. So as a strategic expert, sir, what is your comment? Like, what should be our next course of action? Like, as currently India is the chairman of UNSC, although we are like a non-permanent member, but we are like presiding over this UNSC. So what should be our course of action right now, considering this recent happenings? प्रेजेंट सिचुएशन तो मैं बोल ही रहा हूँ कि बहुत व्यापक इंफॉर्मेशन चाहिए। रूस, चीन, ये सब पैर फंसा चुके हैं, तो अभी तो करने के लिए नहीं है। लेकिन मैं आई रिमेम्बर हमने 2 अपॉर्चुनिटी मिस किए। कैसा? 71 में हमने पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान मिलिट्री की मोरल पूरी तरह से टूट चुकी। और जब 79 में रशियन फोर्स अफगानिस्तान में घुसी थी, आप मैप देखे, इधर हिंदुस्तान है, उधर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रशियन फोर्स थी उस समय। माने अनफॉर्चुनेटली इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। इस मामले में इंदिरा गांधी का होना था। मोरारजी देसाई एंड चौधरी चरण सिंह वाज इनडिफरेंट टुवर्ड्स दिस नेशनल सिक्योरिटी। रशियन दूत एम्बेसडर आया था और चौधरी चरण सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर, तो उनको कहा भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में रूसी फौज को विदेशी एग्रेशन मानते, और उन्होंने सहायता नहीं दिया। जबकि मैं कहता हूं वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। रशियन फोर्स जो आई थी, हमला तो किया नहीं था, वहां का कम्युनिस्ट सरकार बुलाई थी। भारत को उसमें खुलेआम पार्टिसिपेट करना चाहिए था, और जो अमेरिकन हेल्प था उसको सील करके पाकिस्तान को स्क्वीज कर देने थे। वह हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि पाकिस्तान के लिए टर्म एंड कंडीशन सीधा कर लेना था भाई, कि अब आप एक देश के रूप में ऐसे रहिए जैसे कि बांग्लादेश है। भारत के विरुद्ध आप अपना खेती कीजिए, अपनी उद्योग बढ़ाइए और शांति से बैठे रहिए। कश्मीर आप भूल जाइए पूरी तरह से। और ये दर्रा खैबर पे भारत और रूस की ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती,
रशियन फोर्स सक्सेसफुल भी होता, लेकिन भारत उस समय रूस का मदद नहीं किया। रशियन को एक खराब भी लगा कि जिस भारत को 71 वार में रूस ने क्या Yes, क्या नहीं help किया, किया था. उसने रूस को मदद नहीं किया। और वो Yes, हमारे sir. पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उस दर्रा एक खैबर को बंद करने का, जिसे हमने मिस किया। दूसरा एक और अपॉर्चुनिटी, जब अलकायदा को नष्ट करने के लिए जो अमेरिका आई थी, अभी जो अमेरिका जा रही, उस समय भी अमेरिका की पेशकश थी कि भारत उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करे। वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जसवंत सिंह इसके फेवर में थे, लेकिन कैबिनेट के बाकी सहयोगी समझ तैयार नहीं। भारतीय सेना भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय सेना वहां नहीं फंसना चाह रही थी उस समय। रूस में कोई पावर था नहीं, मेरे ख्याल से भारतीय सेना को अपना पैर फंसाना चाहिए। इससे हमें लाभ क्या होता, अमेरिका और इंडिया की ज्वाइंट ऑपरेशन वहां होती। जो तालिबान और अलकायदा का बैकबोन टेररिस्ट, हमने बहुत झेला टेररिज्म, उसके बाद Yes. उसको हम रोक सकते थे, हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता। पाकिस्तान ने जो अमेरिका से $1 ट्रिलियन पैसे लिए, उस पैसा से अपने को भी लूटा पाकिस्तान ने, और आर्म्स एम्युनिशन देके तालिबान को भी चला। ये फेनोमेनन बंद होती। आज अफगानिस्तान में एक सेकुलर नहीं, इस्लामिक, लेकिन मॉडर्न इस्लामिक, जैसे बाकी ईरान का सरकार है जहाँ डेमोक्रेसी है, उस तरह की एक सरकार होती, अमेरिका का अभियान सफल होता। अमेरिका किस लिए आया था? अलकायदा को मारने आया था। दुनिया से आतंकवाद का जो अड्डा था उसे समझ, आखिर वो सफल हुआ। लेकिन पाकिस्तान की भी बोलती बंद हो, वो हमारे लिए 2 मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। भारतीय फौज ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? फौज को जवाबदेही भी नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप को फैसला वाजपेयी जी ने छोड़ दिया, उनको करना चाहिए था। अब अभी का सिचुएशन क्या है? अभी तो हम लोग सही रास्ते पर, वी शुड वेट एंड वॉच। अभी तो पैर फंसाने वाली जगह नहीं। Let us see. So, okay. So it was a very wonderful session, sir. And I think we'll continue more some discussions on Thank you. this kind of issues. So thank you for your comments, sir. Thank you for your time, sir. Thank you. So